उसमें इन्होंने राजस्थान को किसके आधार पर बेटा, उच्चावच के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांट दिया, 4 पार्टों में। और ये जो 4 जो पार्ट किए गए, इन 4 पार्टों में आपने नंबर 1 स्टार्ट कर लिया था, जिसको अपन क्या कह देते हैं, पश्चिमी रेतीला मैदान। इसके बाद में दूसरा जो पार्ट अपने आता है वो आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद में नंबर 3 जो आता है वो आता है पूर्वी मैदान। क्या आता है बेटा, पूर्वी मैदान। और इसके बाद में आता है दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का पठार, पश्चिम सक्सेना का माना जाता है। और इनमें से इन्होंने राजस्थान को 4 पार्टों में बांटा, और 4 पार्टों में से आपने पश्चिमी जो रेतीला मैदान है, इस पश्चिमी रेतीले मैदान की बातें कर ली हैं। पश्चिमी रेतीले मैदान की जब आप बात करते हो तो आपने पश्चिमी रेतीले मैदान की सब, यानी नंबर 1 जैसे अपन बात करते हैं तो सबसे पहले आपने पश्चिमी रेतीला मैदान, ये जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, जब इसकी हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपने पढ़ी इसकी क्या, उत्पत्ति। उत्पत्ति के बाद में अगर हम बात करें, हमने बात की थी कि भाई ये किसका अवशेष माना जाता है, और इसके अवशेष के रूप में यानी उत्पत्ति के रूप में टीती सागर के रूप में बात की। फिर इसके अवशेष के रूप में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो खारे पानी की झीलें हैं, मछलियों के अवशेष हैं, समुद्री वनस्पति हैं, डायनासोर के अवशेष हैं, ये चीज़ें आपने देखी। उसके बाद में आपने बात की कि भूगोलवेत्ता बताते हैं इसको अफ्रीका के ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का भाग। तो ग्रेट पैलियो जो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल है, इस ग्रेट पैलियो का जो पूर्वी भाग था, इस पूर्वी भाग को किसके नाम से जाना जाता है, पूर्वी भाग को थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और थार का जो मरुस्थल था वो पाकिस्तान और किस में था, भारत में था। फिर भारत में अगर अपन बात करें तो 4 राज्यों में था, एक तो आपके कौन सा पंजाब, एक आपके कौन सा हरियाणा, एक आपके कौन सा भाई राजस्थान, और एक आपके कौन सा गुजरात। तो 4 राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। इन चारों में से अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है, यानी भारत में स्थित कुल मरुस्थल का लगभग 62% जो है वो किस में आता है, वो अपने राजस्थान में आता है। तो नेक्स्ट अपन को बात करनी है, देखिए फिर हमने राजस्थान में इसके विस्तार को लेकर के भी बातें कर ली थी, कैसे कैसे ये राजस्थान में फैला हुआ है उसकी हमने बातें की। और उसके बाद में जब अपन बात करते हैं तो हम बात करते हैं अब आगे। देखिए जैसा हम बात कर रहे थे कि इस क्षेत्र का नाम ही क्या है, पश्चिमी रेतीला मैदान। और ये जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, अगर यहाँ पे हम बात करें तो हमें पता है कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या पाई जाती है भाई, रेत पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, रेत पाई जाती है। और ये जो रेत है ये एक इस प्रकार से समतल के रूप में, यानी समतल क्षेत्र के रूप में बिखरी हुई रहती है। समझ में आया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो इस प्रकार से इस भाग में चलती हैं पवनें। क्या चलती हैं बेटा, ये चलती हैं आपके यहाँ पर पवनें। और ये जो पवनों की दिशा, तो ये पवनें चलती हैं। और जब ये पवनें चलती हैं तो ये पवनें इस वाले भाग पर क्या करती हैं बेटा, कटाव करती हैं। क्या करती हैं, कटाव करती हैं, यानी रेत का कटाव करती हैं। और कटाव को आप कहते हो अपरदन। किसके नाम से जानते हो, अपरदन के नाम से। फिर यहाँ से जब ये मिट्टी को काटती हैं तो ये पवनें आगे बढ़ेंगी, और जब आगे बढ़ेंगी तो यहाँ से मिट्टी को जब ये काटेंगी तो कहीं ना कहीं दूसरे स्थान पर ले जाकर के जमा तो करेंगी ना। मान लीजिए इसके द्वारा जो यहाँ से जो मिट्टी का कटाव किया गया था, यानी यहाँ से जो अपरदन किया गया था, वो यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया जाता है। यानी यहाँ पर इस रेत का क्या कर दिया जाता है, जमाव कर दिया जाता है। और जमाव को आप कहते हो निक्षेपण। जमाव को आप क्या कहते हो, निक्षेपण। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ से मिट्टी काटी और यहाँ पर इसका क्या कर दिया गया, जमाव। और ये जो मिट्टी है ये इस प्रकार से जमने लग जाती है, यानी एक स्थान से काट दी जाती है और फिर उसके बाद में दूसरे स्थान पर क्या कर दी जाती है बेटा, जमा कर दी जाती है। और अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए ये जो अब तक जो समतल क्षेत्र में जो रेत दिखाई दे रही थी, यही रेत अब आपको कुछ इस प्रकार से नज़र आने लग जाती है। और जब इस प्रकार से नज़र आने लग जाती है तो सीधा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये रेत थी, इस रेत के क्या बनने लग जाते हैं, टीले। क्या बनने लग जाते हैं बेटा, टीले बनने लग जाते हैं। और रेत के जो टीले होते हैं, इन रेत के टीलों को, किसके टीले, रेत के टीले। तो रेत के जो टीले होते हैं इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है धौरा, या फिर इन्हीं को कहा जाता है धरियन। ठीक है भाई। तो अब तक यानी इनको हम कह सकते हैं बालुका स्तूपों का निर्माण। ठीक है भाई। तो देखिए बालुका स्तूपों का निर्माण। तो पश्चिमी जो रेतीला मैदान है, इस पश्चिमी रेतीला मैदान की सामान्य जो प्रक्रिया थी, सामान्य इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ढाल, ठीक है भाई, वर्षा कैसे होगी, वनस्पति कैसी मिलेगी, किन किन जिलों में विस्तार पाया जाएगा, वो सारी चीज़ हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं।
इससे आगे नेक्स्ट क्लास सेकंड पार्ट में जब अपन स्टार्ट करते हैं तो हम इसमें पढ़ रहे हैं पश्चिमी रेतीले मैदान जो है। इस पश्चिमी रेतीले मैदान में ये जो रेत पाई जाती है, इस रेत के पाए जाते हैं टीले, यानी रेत के जो टीले होते हैं उन रेत के टीलों का निर्माण कैसे होता है उस चीज़ को अपन यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो देखिए हमने क्या बात की कि इस प्रकार से आपके सर से ये जो रेत थी, इस रेत के क्या बनने लग जाते हैं, टीले। और पश्चिमी रेतीले मैदान में जो रेत के जो टीले बनते हैं, इन रेत के टीलों को क्या कहा जाता है, तो इन रेत के टीलों को कहा जाता है धौरा या फिर धरियन, या फिर रेत को ही क्या कहा जाता है बेटा, बालू। और इनका क्या बन जाता है, टीला। तो इसी को क्या कह दिया जाता है, बालू का स्तूप। क्या कह दिया जाता है, बालू का स्तूप। सो सीधा आपसे पूछा जाए कि बालू का स्तूप जो होते हैं ये क्या होते हैं, या फिर बालू का स्तूप जो होते हैं ये किसका परिणाम होते हैं, तब आप सीधा लिखते हो कि बालू का स्तूप, बालू का स्तूप पवनों के अपर्दन व निक्षेपण का क्या होते हैं बेटा, परिणाम होते हैं। तो बालू का स्तूप जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये आपके पवनों के द्वारा जो वायु का यानी रेतीली मिट्टी का जो अपर्दन किया जाता है और निक्षेपण जो किया जाता है उसके परिणाम स्वरूप जो रेत के टीले बनते हैं वही क्या कहलाते हैं, आपके बालू का स्तूप। और अपना जो ये क्षेत्र है जिसको आप पश्चिमी रेतीला मैदान कह रहे हो, यानी राजस्थान में जब हम बात करते हैं तो राजस्थान में ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट की जब आप बात करते हो तो इस वाले क्षेत्र में जो रेतीली मृदा का जो जमाव पाया जाता है जिसको आप क्या कह रहे हो, पश्चिमी रेतीला मैदान। इस पश्चिमी रेतीले मैदान में रेत के टीले किस प्रकार से बनते हैं वो चीज़। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए हमने बात की कि ये जो पश्चिमी रेतीला मैदान है देखिए यहां पर जब हम बात करते हैं तो ये जो पश्चिमी जो रेतीला मैदान है, इस पश्चिमी रेतीले मैदान की जब हम बात करते हैं तो इस पश्चिमी रेतीले मैदान में ये जो रेत के टीले हैं, ये रेत के टीले आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। ठीक है भाई, तो पश्चिमी जो रेतीला मैदान है, इस पश्चिमी रेतीले मैदान में अगर हम बात करें तो रेत के जो टीले हैं ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ठीक है भाई, और ये जो रेत के जो टीले होते हैं, इन रेत के टीलों की अगर अपन बात करें तो ये जो रेत के टीले होते हैं, इन रेत के टीलों का ऊंचा उठा हुआ जो भाग होता है, ये ऊंचा उठा हुआ जो भाग होता है, इस ऊंचे उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है, तो इस ऊंचे उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है बेटा, इसको कहा जाता है थली। क्या कहते हैं, थली। और ये जो रेत के टीले होते हैं इनके मध्य की जो निचली भूमि होती है, इस निचली भूमि को क्या कहा जाता है बेटा, इसको कहा जाता है तल्ली या फिर तली। तो बालू का स्तूप जो होते हैं इनका ऊंचा उठा हुआ जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, थली, और निचला भाग क्या कहलाता है, तल्ली या फिर तली कहलाता है। तो ये कैसा भाग है, ये तो है निचला भाग। तो निचला भाग, तो निचले भाग को तो किसके नाम से जानते हैं, तल्ली के नाम से। और ऊंचा उठा जो भाग होता है मरुस्थल का, ऊंचा उठा भाग, तो ऊंचा उठा जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है थली। ये जो बालू का स्तूप जो होते हैं, इन बालू का स्तूपों के मध्य से, जैसे मान लीजिए आप यहाँ खड़े हुए हो और आपको यहाँ आना है, तो यहाँ से जब आप यहाँ आओगे तो आपको एक टीले को पार करके जाना पड़ेगा। तो टीले को पार करके जाना पड़ेगा तो सीधा हम कह सकते हैं आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए ये लोग क्या काम करते हैं, पश्चिमी रेतीले मैदान में ये जो रेत के टीले होते हैं, इन रेत के टीलों के मध्य में जो निचला जो भाग होता है, ये जो निचला जो भाग होता है, इस निचले भाग में से अगर अपन बात करें तो इस निचले भाग में से होकर के बना दिए जाते हैं मार्ग, या फिर आप कह सकते हो रास्ते। तो पश्चिमी रेतीले मैदान में ये जो रेत के जो टीले होते हैं, इन रेत के टीलों के मध्य से जो मार्ग या रास्ते जो गुजरते हैं, इन रास्तों या फिर मार्गों को क्या कहा जाता है, तो इनको क्या कहा जाता है बेटा, इनको कहा जाता है कारवां। क्या कहते हैं बेटा, कारवां, या फिर इन्हीं को कहा जाता है गासी। तो सीधा आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी रेतीले मैदान में जो मार्ग या फिर रास्ते जो गुजरते हैं बालू का स्तूपों के मध्य से, वो क्या कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं बेटा, कारवाया गासी कहलाते हैं। जबकि मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग थली कहलाता है और निचला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, तल्ली कहलाता है। यहां तक समझ में आया भी सबके। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब हमने बात की कि ये जो बालू का स्तूप होते हैं, ये बालू का स्तूप कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है भी, और ये जो बालू का स्तूप होते हैं, इन बालू का स्तूपों की जब अपन बात करते हैं तो देखिए
अगर मान लीजिए पश्चिमी रेतीले मैदान में क्या हो जाए बेटा, वर्षा हो जाए, यानी पश्चिमी जो रेतीला मैदान है, इस पश्चिमी रेतीले मैदान की जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पर बादल होते हैं और वर्षा भी होती है, लेकिन वर्षा बहुत कम होती है। आपने देखा कि 0 से और 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यानी ना के बराबर वर्षा होती है। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि वर्षा नहीं हो रही है, तो वर्षा तो होती है। और जब वर्षा होती है तो वर्षा होने पर होता क्या है, ये जो वर्षा का जो जल है, ये इनका जो वालुका स्तूपों के मध्य में जो निचली जो भूमि होती है, ये जो निचली भूमि होती है, इस निचली भूमि में इनका जल भर जाता है, ठीक है भी। और इनके मध्य में निचली भूमि में जब ये जल भर जाता है तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये जो निचली जो भूमि है, इसमें जो जल भर जाता है तो इससे आपके झीलें बनती हैं। और वो जो झीलें होती हैं वो कैसी होती है, कुछ समय के लिए पानी भरता है। यानी आपने पढ़ा होगा झील, तो झील का मतलब क्या होता है, झील का मतलब होता है कि वह जलीय भाग जो चारों ओर स्थल से घिरा हुआ हो, क्या कहलाता है बेटा, झील। और अगर मान लीजिए पानी कुछ समय तक रहे और उसके बाद सूख जाए तो फिर वो क्या कहलाएगा, यानी जो चीज कुछ समय के लिए रहे तो वो क्या कहलाती है, अस्थायी। और ये जो झील बनी है ये कुछ समय के लिए बनती है, तो इसलिए इसको अपन क्या कह देते हैं, अस्थायी झीलें। और पश्चिमी रेतीले मैदान में वर्षा के समय क्या बन जाती है बेटा, अस्थायी झीलें बन जाती हैं। और ये जो अस्थायी जो झीलें बनती हैं, इन अस्थायी झीलों को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है पिलाया। क्या कहते हैं बेटा, पिलाया। और पश्चिमी जो रेतीला मैदान है, इसी में अगर अपन बात करें तो कुछ खारी झीलें भी बनती हैं। और ये जो खारी जो झीलें होती हैं, इन खारी झीलों को किसको बेटा, यहाँ पर जो खारी जो झीलें बनती हैं, इन खारी झीलों को, या फिर अपन कह सकते हैं जो दलदली जो क्षेत्र बन जाते हैं, खाली और दलदली जो क्षेत्र होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है टाट, या फिर इनको क्या कहा जाता है, रण। क्या कहा जाता है, टाट या फिर रण। जैसे आपने नाम सुना होगा पोकरण, थोबरण, कनोड, झांकरी, ये सारे के सारे यहाँ पर पाए जाने वाले क्या है बेटा, रण हैं। समझ में आया। तो हम बात कर रहे थे पश्चिमी रेतीले मैदान की। लास्ट जो अपन ने क्लास की है उसमें पश्चिमी रेतीले मैदान का सामान्य परिचय अपन देख चुके हैं, यानी कैसे कैसे ये फैला हुआ है। उसके बाद आज हम नेक्स्ट क्लास में जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में अपन आगे स्टार्ट कर रहे हैं कि पश्चिमी जो रेतीला मैदान है, पश्चिमी जो रेतीला मैदान है, इसमें जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पर वालुका स्तूपों का निर्माण होता है। यानी यहाँ पर रेत रूप में हो जाती है, तो रेत के जो टीले बनते हैं, उन रेत के टीलों को आप क्या कहते हो बेटा, उनको आप कहते हो धौरा या फिर धरियन या फिर वालुका स्तूप। अगर अपन बात करें तो अपने राजस्थान में जो धरती है ये धौरों की धरती है, यानी रेत के टीलों की धरती है। और इसी के ऊपर आपने एक कविता भी सुनी होगी, धरती धौरारी, सुना है भी, धरती धौरारी। तो ये जो धरती धौरारी है, आपको कमेंट करके बताना है कि धरती जो धौरारी है ये किस लेखक की रचना है, यानी किसने ये कविता लिखी है धरती धौरारी, तो आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद नेक्स्ट अपन चलते हैं। तो हमने बात की कि जो ये रेत थी अब तक समतल क्षरण, जैसे यहाँ पर अगर अपन उदाहरणों की बात करें तो देखिए, जैसे रणों के कुछ उदाहरण आते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा पोखरण, जैसे आपने नाम सुना होगा थोबरण, जैसे आपने नाम सुना होगा कनोड, जैसे आपने नाम सुना होगा झांकरी। तो ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, ये सारे के सारे यहाँ पर पाए जाने वाले रण हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, ये जो रेत के जो टीले बने हैं जिनको आपने वालुका स्तूप कहा है, अब इनका निर्माण अगर अपन बात करें तो कब ज्यादा होगा भी, जब पवनें ज्यादा चलेंगी, ठीक है। यानी जितनी ज्यादा पवनें चलेंगी उतने ही ज्यादा क्या बनेंगे, आपके वालुका स्तूप बनेंगे। और इतने ही ज्यादा जब वालुका स्तूप बनेंगे तो यहां से भी कटेंगे, वो आगे जमा होंगे। तो आपने एक नाम सुना होगा रेगिस्तान का मार्च। क्या कहते हो भाई, रेगिस्तान का मार्च। तो रेगिस्तान के मार्च से तात्पर्य क्या होता है अपना, तो रेगिस्तान के मार्च से तात्पर्य ये होता है कि ये जो पश्चिमी रेतीला जो मैदान है, यहाँ पर अगर अपन बात करें तो मार्च के महीने से लेकर के और जून के महीने तक, मार्च से लेकर के जून तक, ये जो वालुका स्तूप जो होते हैं ये सर्वाधिक गतिशील रहते हैं। कैसे रहते हैं बेटा, सर्वाधिक गतिशील होते हैं। और सर्वाधिक गतिशील होते हैं इसी वजह से इस मार्च से जून के महीनों के मध्य में अपन क्या कह देते हैं, रेगिस्तान का मार्च। जबकि रेगिस्तान के मार्च का सामान्य अर्थ अगर आप देखते हो तो रेगिस्तान के मार्च का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मरुस्थल का आगे बढ़ना। तो रेगिस्तान के मार्च का सामान्य अर्थ क्या होता है, सामान्य अर्थ होता है मरुस्थल का आगे बढ़ना। ठीक है भी, तो यहां तक आई होप समझ में आया होगा। इससे आगे अपन नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, पश्चिमी जो रेतीला मैदान है तो इसकी अपन बात कर रहे हैं। इसमें अपन ने जो रेत के टीले हैं वो किस किस प्रकार से बनते हैं वो प्रोसेस पूरा का पूरा एक बार देख लिया है। इसके बाद में जब हम बात करते हैं आगे
तो देखिए ये जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, अभी हमने लास्ट बात की, और लास्ट क्या बात की बेटा, लास्ट हमने बात की कि ये जो पश्चिमी रेतीला मैदान है यहाँ पर इस प्रकार से पाए जाते हैं रेत के टीले, और यहाँ जो रेत के टीले पाए जाते हैं तो यहाँ पर क्या होती है बेटा, वर्षा भी होती है। क्या होती है, वर्षा भी होती है। और आपने बात की कि ये जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, अगर यहाँ पर हम वर्षा की बात करते हैं तो यहाँ पर वर्षा केवल कितनी होती है, 0 से और 50 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है भाई, 0 से 50 सेंटीमीटर होती है। इसका मतलब यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, और जब वर्षा बहुत कम होती है तो हम सीधा कह सकते हैं कि यहाँ पर पानी की क्या पाई जाती है बेटा, कमी पाई जाती है। पानी की क्या होती है, कमी होती है। अब पानी की कमी है, अगर आज वर्तमान में जैसे अपन बात करें तो वर्तमान में यहाँ पर इंदिरा गांधी ने जो परियोजना है उसने इस क्षेत्र की पूरी तरह से काया पलट कर दी है। लेकिन अगर अपन बात करें पहले की, तो पहले जब यहाँ पर आईजीएनपी नहीं थी तो उस समय तो पानी की पूरी तरह से ही कमी रहती थी, पूरी तरह से किल्लत रहती थी। तो यहाँ पर होता क्या था कि ये जो वर्षा जो होती थी, तो वर्षा की जो ये जो वर्षा का जो जल होता था, ये जो वर्षा का जो जल होता था, तो इस वर्षा के जल को यहाँ के जो लोग हैं वो 2 तरह से एकत्रित करते थे। कितने तरह से एकत्रित करते थे, 2 तरह से। अगर यहाँ पर अपन बात करें तो एक तो ये जो लोग हैं ये वर्षा को जो इकट्ठा करते थे या फिर एकत्रित करते थे, वो करते थे पेयजल के रूप में। किसके रूप में, यानी पीने के पानी के रूप में इकट्ठा करते थे। और इसके बाद में जब ये पेयजल के लिए इकट्ठा करते थे इस जल को, तो ये क्या काम करते थे, जैसे अपने यहाँ भी अपन बात करें, पानी को तो अपने यहाँ भी स्टोर किया जाता है, और पानी को अपने यहाँ जो स्टोर किया जाता है वो अपन क्या करते हैं भी, घर में ही कोई ऐसे करके और कोई कुंडा बना लेते हैं। ठीक है भाई, और ये जो कुंडा बना लेते हैं इसी को आप क्या कह देते हो, कुंड। क्या कह देते हो भाई, कुंड, या फिर कुंडा, या फिर आप कह देते हो इस चीज को टैंक। क्या कहते हो, टैंक। या फिर आप अपनी भाषा में इसको एक नाम और दे देते हो, आप इसको कह देते हो हौदी। क्या कह देते हो बेटा, हौदी। लेकिन अगर अपन बात करें पश्चिमी रेतीले मैदान में, जो आप अपने यहां पर जो काम कर रहे हो, यानी पीने के पानी के लिए या फिर किसी भी कार्य के लिए जल को इकट्ठा कर रहे हो, तो आप तो क्या बना रहे हो, टैंक, कुंडा या हौदी बना रहे हो। लेकिन इसी को, ये जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, इस पश्चिमी रेतीले मैदान में जिसको आप टैंक कह रहे हो, इसी को ये लोग वाक्य किसके नाम से जानते हैं, टांका के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा, टांका के नाम से जानते हैं। अगर यहां पर अपन बात करें, एक तो पश्चिमी रेतीले मैदान में वर्षा जल जो होता है, कौन सा जल बेटा, वर्षा जल जो होता है, तो वर्षा जल को 2 तरह से एकत्रित किया जाता है। एक तो किसके लिए, पेयजल के लिए। तो पेयजल के लिए तो ये क्या बनाते हैं, टांका या टैंक बनाते हैं। जबकि एक यहाँ पर वर्षा का जो जल होता है उसको एकत्रित किया जाता है किसके लिए, सिंचाई के लिए। किसके लिए इकट्ठा किया जाता है बेटा, सिंचाई के लिए एकत्रित किया जाता है। और जब अपन सिंचाई की बात करते हैं तो सिंचाई के लिए इनके द्वारा एक पद्धति अपनाई जाती है। क्या अपनाई जाती है बेटा, एक पद्धति अपनाई जाती है। और ये जो पद्धति होती है इसी को कहा जाता है खडीन पद्धति। क्या कहते हैं भी, खडीन पद्धति। अब खडीन पद्धति जो है इसको ज्यादा लोड नहीं लेना अपन को, है ना। खडीन का मतलब क्या है, तो खडीन का मतलब आप कुछ नहीं समझें, सीधा आप एक मतलब समझें कि खडीन जो होता है, खडीन का मतलब होता है खड्डा। क्या होता है भाई, खड्डा। खड्डा कह दो या फिर अपन क्या कह सकते हैं, गड्ढा कह दो। तो खडीन का मतलब क्या होता है, देखिए खडीन का मतलब आपको ज्यादा कुछ नहीं समझना, आपको सीधा सीधा क्या समझना है, खड्डा होता है। और ये जो खड्डा होता है, यानी यहां पर ये जो रेत के जो टीले पाए जा रहे थे ऐसे, तो यहां पर वर्षा काल में क्या होता है, वर्षा काल में आपको पता है कि ये जो रेत के टीले हैं, इन रेत के टीलों के मध्य में क्या भर जाएगा भाई, पानी भर जाएगा। क्या भर जाएगा, पानी भर जाएगा। और ये लोग वह क्या काम करते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा गड्ढा देख लेते हैं, उस बड़े गड्ढे में अन्य गड्ढों से काट करके पानी को एकत्रित कर लिया जाता है। जैसे इन सबका जो पानी है वो मान लीजिए यहाँ पर कोई बड़ा गड्ढा है, इस बड़े गड्ढे में एकत्रित करना है, तो इन सबका जो पानी है उसको इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, और फिर ये जो पानी होगा, ये पानी की मात्रा यहाँ पर कैसी हो जाएगी बेटा, अधिक हो जाएगी ना। और जब अधिक हो जाएगी तो ये जो पानी जो भरा हुआ है, इसी पानी का जो उपयोग है फिर ये बाद में किस में कर लेंगे, सिंचाई के लिए कर लेंगे। और इस प्रकार से तो ये जो पानी जो भरा हुआ है, इसी पानी का जो उपयोग है फिर ये बाद में किस में कर लेंगे, सिंचाई के लिए कर लेंगे। और इस प्रकार से जो पद्धति बनती है इसी को क्या कहा जाता है बेटा, खडीन पद्धति। क्या कहते हैं, खडीन पद्धति। ये जो खडीन पद्धति है, अगर अपन बात करें इस खडीन पद्धति के आविष्कार की, किसकी बात करते हैं, आविष्कार की, तो खडीन पद्धति का जो आविष्कार है ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 15वीं शताब्दी में। कब किया गया था बेटा,
15वीं शताब्दी में। अब बात करेंगे भी किसने, किसकी बात करते हैं, आविष्कार की, तो खड़ीन पद्धति का जो आविष्कार है ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 15वीं शताब्दी में। कब किया गया था बेटा, 15वीं शताब्दी में। अब बात करेंगे भी किसने किया था, तो 15वीं शताब्दी में जो आपके जैसलमेर जिला है, कौन सा जिला है बेटा, जैसलमेर। इस जैसलमेर में ब्राह्मण रहते थे, और वो कौन से गोत्र के ब्राह्मण थे, पालीवाल ब्राह्मण थे। कौन से ब्राह्मण थे भाई, ये जो जैसलमेर जिले के जो पालीवाल गोत्र के जो ब्राह्मण थे, इनके द्वारा सबसे पहले ऐसे करना प्रारंभ किया गया। तो इसी पत्ती को अपन क्या कह रहे हैं, खड़ीन पत्ती। तो खड़ीन पत्ती का मतलब आप सीधा समझोगे कि खड़ीन पत्ती का मतलब होता है खड्डा, और ये खड़ीन जो पत्ती है इसका आविष्कार कब किया गया, तो 15वीं शताब्दी में। और कहां किया गया, तो जैसलमेर जिले में पालीवाल गोत्र के ब्राह्मणों ने। अगर वर्तमान में इस खड़ी पत्ती की अपन बात करें, वर्तमान में अगर अपन बात करें, तो वर्तमान में ये सर्वाधिक जो प्रचलन में है, सर्वाधिक वर्तमान में सर्वाधिक जो प्रचलन है इसका कौन से जिले में है, तो सर्वाधिक जो वर्तमान में जो प्रचलन है वो भी कौन से जिले में है बेटा, वो भी जैसलमेर में आता है। और अगर अपन बात करें वर्तमान में, तो जैसलमेर में लगभग ऐसे छोटे बड़े खड़ीन 500 खड़ीने हैं। तो जैसलमेर में अगर वर्तमान में अपन बात करें, तो जैसलमेर में वर्तमान में ऐसी लगभग छोटी बड़ी 500 खड़ीने हैं। तो ये जो छोटी बड़ी जो 500 जो खड़ीने हैं, इन 500 खड़ीनों से जैसलमेर की लगभग आपके 1300 हेक्टेयर, कितना बेटा, 1300 हेक्टेयर भूमि में वर्तमान में भी सिंचाई की जाती है। समझ में अभी, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, पश्चिमी रेतीले मैदान की। और पश्चिमी रेतीले मैदान का आज अपना सेकंड पार्ट है, और इस सेकंड पार्ट में हमने क्या क्या बातें कर ली हैं। देखिए, हमने बात की है बालुका स्तूपों का निर्माण। किसकी बात की है बेटा, बालुका स्तूपों के निर्माण की। तो बालुका स्तूप कैसे कैसे बनते हैं वो चीज सारी अपन ने देख ली है। इसके बाद में जब हम बात करते हैं, तो हमने बात की कि पश्चिमी जो रेतीला मैदान है, इस पश्चिमी रेतीले मैदान में जब वर्षा होती है, एक तो वर्षा बहुत कम होती है, 0 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब 0 से 50 सेंटीमीटर होती है, तो हम क्या कह सकते हैं, पश्चिमी रेतीले मैदान में जल की क्या रहती है बेटा, कमी रहती है। पानी की क्या रहती है, कमी रहती है। अब इसी वजह से अगर ये पानी यानी वर्षा हो रही है, हम ये नहीं कहेंगे बिल्कुल ही नहीं हो रही, वर्षा हो रही है लेकिन कम हो रही है। और जब कम हो रही है, तो अगर ये पानी भी वैसे ही व्यर्थ में चला जाए, तो इसका मतलब तो और ज्यादा प्यासे अपन मर जाएंगे, यानी पानी की अपने यहाँ पर और ज्यादा क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ये जो लोग बाग हैं जो पश्चिमी रेतीले मैदान में निवास करते हैं, ये वर्षा जल को एकत्रित करते हैं। और जब एकत्रित करते हैं तो ये कितने तरह से, 2 कार्यों के लिए एकत्रित करते हैं। एक तो ये करते हैं किसके लिए बेटा, पीने के लिए, यानी पेयजल के रूप में। तो वर्षा जल को जब पेयजल के रूप में एकत्रित जब किया जाता है, सर यू आर टीचिंग वेरी वेल इन डीप। देखिए, अपन ने जो ये सेशन जो स्टार्ट किया है, उसको स्टार्ट करने का उद्देश्य अपना एक ही है कि भाई आज जो वर्तमान में जो आपके आरपीएससी और जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसके अनुसार जो परीक्षा जो ली जा रही है, उसके आधार पर अपन को ये चीज़ें करनी है। क्योंकि आज का जो पेपर है वो उस प्रकार का नहीं रहा है कि आप उसको सीधा रट करके आंसर निकाल पाएँ। तो सीधा आप रट करके आंसर नहीं निकाल सकते किसी भी चीज़ को। तो आपको ना तो सूत्र से ना ट्रिक से आपको समझनी है चीज़ें, क्योंकि ज्योग्राफी जो है ये एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, ना कि रटने वाला। लोग बाग इसको सूत्र या ट्रिक से पढ़ाते हैं, तो अपन उन चीज़ों को पूरी तरह से अवॉइड करते हैं, ठीक है ना। तो पूरी डेप्थ में जाकर के अपन इन चीज़ों की बात करते हैं। देखिए, तो पश्चिमी जो रेतीला मैदान, ये जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, यानी जैसे अगर अपन बात करते हैं राजस्थान की, तो ये राजस्थान है आपके भी, ये क्या है, राजस्थान है। और ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान में अगर अपन बात करें, तो आपने जब नक्शा पढ़ा था, तो नक्शे की क्लास के समय मैंने आपको बताया था कि जालौर सिरोही से और सीकर झुंझुनू को मिलाते हुए एक लाइन खींचनी थी। और ये जो लाइन थी, इसी लाइन को बेटा आपने क्या कहा था, अरावली पर्वतमाला के नाम से जाना था। किसके नाम से जाना था, अरावली पर्वतमाला के नाम से जाना था। और इस अरावली के ये पश्चिम वाला जो भाग है, इसी को आप पढ़ रहे हो, जिसको आप क्या कह रहे हो, पश्चिमी रेतीला मैदान। इस पश्चिमी रेतीले मैदान की सामान्य जो चीजें हैं वो आप पढ़ चुके हो पूरा का पूरा, ठीक है। इसके बाद में अब हम पढ़ते हैं ये जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, इस पश्चिमी रेतीले मैदान का वर्गीकरण। क्या पढ़ते हैं बेटा, वर्गीकरण। और ये जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, इस पश्चिमी रेतीले मैदान की जब हम बात करते हैं, आपने बात की कि ये जो अरावली पर्वतमाला है, कौन सी अरावली पर्वतमाला, ये कौन सी है बेटा, अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला से होकर के कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है। ये जो 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा होती है, यहाँ पे ये अरावली यानी पश्चिमी रेतीला मैदान अरावली पर्वतमाला से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा पृथक होता है या अलग होता है। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें, इसको अगर अपन बांटते हैं,
तो ये जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, इस पश्चिमी रेतीले मैदान को इस प्रकार से दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। कितने हिस्सों में बांट दिया जाता है बेटा? दो भागों में बांट दिया जाता है। और ये जो दो जो पार्ट किए जाते हैं इनको, यानी यहां 50 है तो इधर कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, एक जो सेंटीमीटर होता है वो बराबर होता है कितने के भी? 10 मिलीमीटर के। एक जो सेंटीमीटर होता है वो कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? 10 मिलीमीटर के बराबर हो सकता है, होता है। यानी आप जैसे कहते हो ना, आप जैसे कहते हो 1 रुपया, अब या तो आप 1 रुपया कह दें या फिर इसी को आप क्या कह सकते हो? इसी को आप कह सकते हो 100 पैसे। तो 1 रुपया बराबर होता है कितने के? 100 पैसे के। वैसे ही अगर अपन बात करें, एक जो सेंटीमीटर होता है ये कितने के बराबर होता है? 10 मिलीमीटर के। यानी एक जो सेंटीमीटर बनता है वो 10 मिलीमीटर से मिलकर के बनता है। अगर अपन बात करें, ये जो पश्चिमी रेतीला मैदान था, इस पश्चिमी रेतीले मैदान का वर्गीकरण अपन देख रहे हैं। पश्चिमी रेतीले मैदान का क्या देख रहे हैं अपन? वर्गीकरण देख रहे हैं। और पश्चिमी जो रेतीला मैदान है, इस पश्चिमी रेतीले मैदान का जो वर्गीकरण किया जाता है इस प्रकार से, ये 2 पार्टों में हो जाता है। और जब 2 पार्टों में होता है तो इनको दोनों पार्टों को अलग करने वाली कौन सी रेखा है? 25 सेंटीमीटर। तो सीधा अपन एक लाइन लिखेंगे, पश्चिमी रेतीले मैदान का जो वर्गीकरण है ये 25 सेंटीमीटर ऑब्लिक 250 mm समवर्षा रेखा द्वारा, समवर्षा रेखा द्वारा विभाजित होता है। क्या होता है बेटा? विभाजित होता है, विभाजित होता है। और पश्चिमी जो रेतीला मैदान है इसको, जो ये 25 सेंटीमीटर या फिर 250 mm जो समवर्षा रेखा है, ये इसको 2 भागों में बांट दे रही है। कितने भागों में बांट देती है बेटा? 2 भागों में बांट देती है। नंबर 1 जो पार्ट है ये वाला, नंबर 1 जो पार्ट है इसको आप कहते हो शुष्क रेतीला मैदान। क्या कहते हो बेटा? शुष्क रेतीला मैदान। और इसके बाद में अगर अपन बात करें, नंबर 2 जो आता है उसको आप कहते हो अर्ध शुष्क रेतीला मैदान। तो पश्चिमी जो रेतीला मैदान है, इस पश्चिमी रेतीले मैदान की जब हम बात करते हैं तो इस पश्चिमी रेतीले मैदान को 25 सेंटीमीटर या फिर 250 mm समवर्षा रेखा जो है ये 2 भागों में बांट देती है। नंबर 1 को आप क्या कहते हो? शुष्क रेतीला मैदान। और नंबर 2 आ जाता है, उसको आप क्या कहते हो? अर्ध शुष्क रेतीला मैदान। बाद में ये जो शुष्क रेतीला मैदान है, इस शुष्क रेतीले मैदान को भी अपन 2 पार्टों में बांट लेते हैं। कितने पार्टों में बांट लेते हैं बेटा? 2 पार्टों में बांट लेते हैं। एक तो अपन कह देते हैं नंबर 1, जिसको अपन कहते हैं बालू का स्तूप, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। कौन सा कह देते हैं? बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। और एक आपके आता है 2, जिसको आप कह देते हो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। तो देखिए इसकी जब हम बात करते हैं तो ये कैसे होता है? अगर यहां पर अगर अपन बात करें तो देखिए ये आपके क्या है भाई? ये आपके है पश्चिमी रेतीला मैदान। और पश्चिमी रेतीले मैदान को 2 पार्टों में बांट दिया। ये तो शुष्क हो गया और ये अर्धशुष्क। फिर ये जो शुष्क रेतीला मैदान है, इस शुष्क रेतीले मैदान को 2 पार्टों में बांट दिया जाता है, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। यहां पर अगर अपन बात करें तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से विभाजित है। ठीक है भाई? यहां पर जब हम बात करते हैं तो ये जो शुष्क रेतीला मैदान है, इस शुष्क रेतीले मैदान को इस प्रकार से 2 पार्टों में बांट दिया जाता है। और 2 पार्टों की जब आप बात करते हो तो एक तो कहलाता है बालू का स्तूप मुक्त और एक कहलाता है बालू का स्तूप युक्त। ये वाला जो पार्ट है जिसको अपन ने ऑरेंज कलर से बना दिया है, ये वाला जो क्षेत्र है इसको तो आप कहते हो नंबर 2 पार्ट, यानी इसको आप क्या कहते हो? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। और ये वाला जो पार्ट है इसको आप कहते हो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। किसके नाम से जानते हो? बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र के नाम से। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ये आपके अर्ध शुष्क जो रेतीला मैदान है, अर्ध शुष्क जो रेतीला मैदान है, इस अर्ध शुष्क रेतीले मैदान की जब हम बात करते हैं तो इस अर्ध शुष्क रेतीले मैदान को भी कितने पार्टों में बांट दिया गया है भाई? अर्ध शुष्क रेतीले मैदान की अगर हम बात करते हैं तो इसको देखिए अर्ध शुष्क जो रेतीला मैदान है, इस अर्ध शुष्क रेतीले मैदान को 4 उपभागों में बांट दिया गया है। कितने उपभागों में बांट दिया गया बेटा? 4 उपभागों में। एक तो आपने नाम सुना होगा घग्गर का मैदान, एक आपने नाम सुना होगा शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र,
एक आपने नाम सुना होगा नागौरी उच्च क्षेत्र। देखिए 1 मिनट भी, देखिए ये जो अर्ध शुष्क रेतीला मैदान है, इस अर्ध शुष्क रेतीले मैदान को 4 पार्टों में बांट दिया जाता है। कितने उपभागों में बांटा गया है? 4 भागों में। अगर 4 भागों की अपन बात करें तो देखिए किस प्रकार से बांटा गया है, नंबर 1 पार्ट, नंबर 2 पार्ट और नंबर 3 और एक नंबर 4। तो ये जो आपके अर्ध शुष्क जो रेतीला मैदान है, इस अर्ध शुष्क रेतीले मैदान की जब हम बात करते हैं, हाउ इज द रीट बैच रनिंग सर? हाँ, रीट का बैच रनिंग है भाई सचिन, रीट का बैच रनिंग है। देखिए यहां पर जब हम बात करते हैं तो अर्ध शुष्क रेतीला जो मैदान है इसको 4 उपभागों में बांटा गया है। और 4 उपभागों की जब आप बात करते हो तो 4 उपभाग कौन कौन से आते हैं? देखिए अगर यहां पर अपन बात करते हैं तो नंबर 1 ये आपके नंबर 2 और ये आपके नंबर 3 और ये नंबर 4। अगर अपन बात करें नंबर 1 की तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसकी जब हम बात करते हैं तो ये आपके कौन सा आता है? इसकी अगर हम बात करें तो नंबर 1 इसको कहा जाता है घग्गर का मैदान। क्या कहते हैं बेटा? घग्गर का मैदान। इसके बाद में नंबर 2 जो आता है ये आपके कहलाता है जिसको अपन क्या कहते हैं? शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? शेखावाटी क्षेत्र। इसके बाद में नंबर 3 जो आता है इसको कहा जाता है नागौरी उच्च क्षेत्र। क्या कहते हैं भाई? नागौरी उच्च क्षेत्र। और इसके बाद में नंबर 4 जो आता है ये आपके आता है जिसको अपन कहते हैं लूनी बेसिन, या फिर इसी को कहा जाता है गौड़वाड़ प्रदेश। तो क्या कहते हैं बेटा? लूनी बेसिन या फिर गौड़वाड़ प्रदेश के नाम से अपन जानते हैं। देखिए तो ये जो अर्धशुष्क जो रेतीला मैदान है, इसी अर्धशुष्क रेतीले मैदान को बाद में आप 4 उपभागों में बांट देते हो। और जिसके जो 4 उपभाग आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है बेटा घग्गर का मैदान, एक आता है शेखावाटी क्षेत्र, एक आता है नागौरी उच्च क्षेत्र, और इसके बाद में अगर अपन बात करें एक आता है लूनी बेसिन या फिर गौड़वाड़ प्रदेश। समझ में आया बेटा? तो अगर यहां पर अगर अपन बात करें तो अपन पश्चिमी रेतीले मैदान का क्या पढ़ रहे हैं? वर्गीकरण। और पश्चिमी रेतीले मैदान का जो वर्गीकरण है ये आप देखते हो कि 25 सेंटीमीटर या फिर 250 mm जो समवर्षक सबसे ऊपर जो है घग्गर का जो मैदान है ये आपके गंगानगर। कौन सा नगर भाई? गंगानगर। और किस में है? हनुमानगढ़ में है। इसके बाद में अगर अपन बात करें शेखावाटी क्षेत्र, नंबर 2 वाला पार्ट, ये जो आपके आता है ये आपके सीकर, इसके बाद में झुंझुनू, और इसके बाद में कौन सा जिला बेटा? चूरू। तो सीकर, झुंझुनू और चूरू जिलों में। राजेंद्र कुमार, राम राम भाई, राम राम, कैसे हो? देखिए हम पश्चिमी रेतीला मैदान पढ़ रहे हैं और थोड़ा मैं कमेंटों पर ध्यान कम देता हूं। चक्कर क्या है, अभी टाइम उतना ही होता है और आजकल जो चीजें हैं वो वैसी रही नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपसे बातचीत और इन्हीं में लगा रहूंगा तो फिर सिलेबस जो टाइम पर कवर नहीं होता है। और आजकल अपन को सूत्र ट्रिक से नहीं पढ़ना, अपन को पूरा एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके चलना है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक परफेक्ट लेवल चाहिए। यानी आज का जो पेपर पैटर्न है वो उस प्रकार का नहीं रहेगा आप रट करके सूत्र से ट्रिक से पढ़ करके और आप एग्जाम हल करने चले जाओ तो कुछ नहीं हासिल कर पाओगे। ठीक है ना? देखिए यहां पर शेखावाटी जो क्षेत्र है ये सीकर, झुंझुनू और चूरू जिलों में फैला हुआ है, जबकि नागौरी उच्च क्षेत्र की अपन बात करते हैं तो ये आपके यानी मुख्य रूप से अपन बात करें तो नागौर, और नागौर से भी कौन सा जिला पृथक हो गया बेटा? डीडवाना कुचामन, है ना? तो इसके बाद में एक जिला कौन सा आ जाएगा? डीडवाना कुचामन। ठीक है भी। और कुछ भाग इसका आंशिक रूप से किस में पाया जाता है? अजमेर में पाया जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं लूनी बेसिन की, और लूनी जो बेसिन है या फिर इसी लूनी बेसिन को एक नाम और दिया जाता है, इसको क्या कहा जाता है बेटा? इसको कहा जाता है गौड़वाड़ प्रदेश। क्या कहा जाता है? गौड़वाड़ प्रदेश। ये जो लूनी बेसिन है ये आपके किन किन जिलों में मिलेगा? तो एक तो जैसे आपके इसकी जब हम बात करते हैं तो जैसे आपके जोधपुर हो गया, इसके बाद में जैसे आपके बाड़मेर हो गया, बाड़मेर से कौन सा अलग कर दिया बेटा? बालोतरा। कौन सा अलग कर दिया? बालोतरा। इसके बाद में कौन सा आ जाता है बेटा? जालौर। और इसके बाद में कौन सा आ जाता है बेटा? सिरोही। तो इन जिलों में अगर अपन बात करें तो ये जो लूनी नदी है इसका विस्तार पाया जाता है। अभी अपन ये पर्टिकुलर एक विभाजन देख रहे हैं, ओवरऑल इसका अपन ओवरव्यू देख रहे हैं कि भाई ये कैसे कैसे, अब यही चीजें अब आपको आगे कंटिन्यू करनी है। यानी आपको अब आगे की जो क्लास है उनमें पढ़ना क्या है? तो आपको पढ़ना है बालुका स्तूप, यानी सबसे पहले अपन पश्चिमी रेतीला मैदान इसका सामान्य जानकारी कर चुके हो।
उसके बाद में आपने बताया कि भाई जो पश्चिमी रेतीला मैदान है इसको तो 25 सेंटीमीटर या फिर 250 mm जो समवर्षा रेखा होती है ये दो भागों में बांट देती है, और दो भाग कौन कौन से कर देती है, शुष्क और अर्धशुष्क। यानी ये वाला जो पार्ट है यानी ये अरावली पर्वतमाला हो गई, इससे ये पूरा का पूरा पश्चिम रेतीला मैदान हो गया। इसको दो पार्टों में बांट दिया जाता है इस 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा। ये वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा शुष्क और ये कहलाएगा अर्धशुष्क। फिर ये जो शुष्क रेतीला मैदान है इसको दो पार्टों में बालुका स्तूप युक्त और बालुका स्तूप मुक्त। इसके बाद में फिर अर्धशुष्क रेतीले मैदान को चार पार्टों में घग्गर का मैदान, शेखावाटी क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि और लूणी या फिर गौड़वार प्रदेश। अब इनमें से नंबर 1 आपको जो हेडिंग लगानी है वो कौन सी लगानी है बेटा, यानी शुष्क रेतीला मैदान पढ़ेंगे। पहले अपन क्या पढ़ेंगे, शुष्क रेतीला मैदान। और शुष्क रेतीला मैदान जो है इसमें नंबर 1 अपन स्टार्ट करेंगे कौन सा, बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र। ठीक है भाई, देखिए करंटली इन राजस्थान पुलिस इन जयपुर एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 2nd ग्रेड। देखिए सर, आप राजस्थान पुलिस में हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बधाई। और आप 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर आप ज्योग्राफी को लेकर के अगर कंफ्यूज में हैं तो ज्योग्राफी में आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी। आपकी शुरू से हमारी जो मैप वाली क्लास है वहां से आप हमारे साथ जुड़ना प्रारंभ करें। आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, आपका जीके तक का जो पेपर है वो अपन बाहर नहीं जाने देंगे। ठीक है, इतना मैं आपको आश्वासन दिला सकता हूं। और ना कोई सूत्र होगी, ना कोई ट्रिक होगा, ना कोई रटना होगा, केवल मैप के आधार पर पूरा का पूरा कंसेप्ट ज्योग्राफी का क्लियर करवाएंगे अपन। ठीक है, देखिए अब यहां पे अगर अपन बात